कि जो मजदूर है, जो मेहनत करता है, वो 8-8 10-10 रोटी भी खा लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपन जो फिजिकली नहीं करते हैं, यदि वो 2 रोटी या 1 रोटी 3 रोटी खा लेते हैं तो उसको शुगर हो जाती है। आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता, सीधा सा कंसेप्ट है कि सुबह का नाश्ता बहुत बढ़िया करिए, जैसे राजा की तरह करिए, राजकुमार की तरह करिए। दिन का नाश्ता एक सिंपल आदमी की तरह करिए, और रात का आहार जो है वो बिल्कुल गरीब की तरह करिए। आयुर्वेद के आचार्य चरक ने क्लियर कट बोला है, पहले आहार पे काम करो, फिर विहार मतलब लाइफ स्टाइल, और फिर औषध, तब जाकर मेडिसिन लो। गेहूं को हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और गेहूं आते ही मुझे ऐसा लगता है कि आज शुगर आ गया। जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। लेकिन यहाँ के बच्चों में देख रहे हैं हम, इतना स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस से एक अंतिम अपने मतलब काया को, शरीर को ही नष्ट कर रहे हैं। पानी पीने का एक क्या तरीका होना चाहिए? पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम नॉर्मली बात करें तो 2.5 से 3 लीटर पानी होना ही होना चाहिए। आप हैं राहुल फुर्सतिया के संग, जिन्हें आप जानते नहीं है, कुछ ही समय में जानने लगेंगे। आज का जो पॉडकास्ट है हमारा आयुर्वेद पे है, जिसे हम भूल गए हैं। आज कुछ चीजें हैं जिन्हें हम, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ विनोद गौतम जी, जो कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय तलवंडी में है और आयुर्वेद के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। कुछ चीजों के बारे में उनसे बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीयों को ना पानी पीना आता है, ना पानी कैसे पिया जाता है, कब पिया जाता है, ठंडा पीना है, गरम पीना है, तो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। जहाँ तक बात खाने की है तो खाने में भी यही है कि हम जानते नहीं है कि कौन सा खाना कब खाना है। देर रात तक खा रहे हैं, जोमेटो स्विगी से पूरी रात रात भर खाना मंगा रहे हैं और उसको खा रहे हैं। इसका शरीर पर कितना इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। और एक ये जो हमारा शरीर है, इसमें हम बस खाते जा रहे हैं। और दूसरी एक चीज और है, सारा जीवन हम पैसे कमाने में लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि शरीर के बारे में हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं कि ये सबसे बड़ी मूल्यवान चीज है। लेकिन इसके बारे में हमारा कोई ध्यान नहीं है, बस खाना है, खाना है, खाना है। तो इसी सब बात के लिए मैं आज डॉक्टर साहब विनोद गौतम जी का स्वागत करता हूँ कि वो मेरे नमस्कार। पॉडकास्ट में आए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जीवन जीने की कला है। इट्स आर्ट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली चिकित्सा विज्ञान। मतलब आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है केवल, ये एक जीवन जीने की कला है जो आपको अध्यात्म से भी जोड़ता है, आपको जीवन शैली से भी जोड़ता है, और आपकी जो प्राचीन संस्कृति है उससे भी जोड़ता है। तो एक कंप्लीट साइंस, इसमें सब कुछ आ गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। इट इज आयुर्वेद। इसमें जैसे हमारे जो आयुर्वेद के बहुत पुराने गुरु हैं, जैसे चरक संहिता, और आपके वैद्य हैं जो, उनके बारे में कुछ बताएं कि मतलब कि किस टाइप के ऋषि मुनि थे, क्या थे वो लोग? देखिए, आयुर्वेद एक केवल एक ग्रंथ नहीं है, कई प्रकार की विधाएं हैं, कई प्रकार के ग्रंथ हैं, कई प्रकार के ऋषि महर्षि हैं जिन्होंने इस ज्ञान को संकलित किया। एक इसमें चरक संहिता है। उन सब के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान धन्वंतरि का जब समुद्र मंथन में अवतरण हुआ था तो आयुर्वेद को लेकर वो आए थे। फिर धीरे धीरे देवताओं के माध्यम से आयुर्वेद पृथ्वी लोक पर आया। जो बात करते हैं हम चरक संहिता, तो ऐसी मुख्यतः 3 संहिताएं आयुर्वेद की हैं। मुख्यतः बहुत सारी संहिताएं हैं, लेकिन मुख्यतः 3 संहिताएं: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, जिसे अष्टांग संग्रह कहा जाता है या ये जो अष्टांग वाक्पट है, हृदय कहा ये जाता भी ऋषि मुनि थे? है। ये भी ऋषि मुनि थे, ये भी ऋषि मुनियों के थे। अब इसमें 2 प्रकार की, एक कह सकते हैं पैथी, जैसे अभी आज के जमाने में आयुर्वेद एलोपैथ पैथी है, उस समय 2 प्रकार की परंपराएं चलती थी। एक परंपरा थी काय संप्रदाय, जिनका काम था मेडिसिनल, यानी कि उनको ट्रीटमेंट लिखना था, दवाइयां लिखनी थी। एक संप्रदाय था धन्वंतरी संप्रदाय, यानी कि शल्य तंत्र, जिनको सर्जरी करनी थी, कोई चीर फाड़ वाला काम करना था। तो जो काय संप्रदाय मेडिसिनल वाले हैं वो चरक संहिता और वाग्भट संहिता है, और धन्वंतरी संप्रदाय की सुश्रुत संहिता है। तो आचार्य चरक ने जो चरक संहिता का जो लिखा या पुनर्संस्कार किया, वो लगभग 5000 वर्ष पहले की है, आज की नहीं है। हमारी बाकी की जो इन साइंस सब है, चीजों को आज साइंस मानता है? बिल्कुल काफी हद तक रिसर्चेज हो चुकी है, काफी हद तक ज्ञान आगे बढ़ा है। कई मॉडर्न स्पेशलिस्ट भी अब इन चीजों को मानते हैं। मानते नहीं, पूरा भारतीय तो पूरा मानता ही हुआ आ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि महाराणा प्रताप के जमाने में भी इलाज तो वही करते थे। उस समय तो कोई अपने पास कोई और विधा थी नहीं, है ना, वैद्य हुआ करते थे। वैद्य ही हुआ करते थे।
और यही अपनी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है यही काम करती थी। पहले भी लोग घायल भी होते थे, उनके घाव भी होते थे, उनके ऑपरेशंस भी होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। ऐसा नहीं लगता कि हम इन सब चीजों को भूल गए? भूल भी गए, कुछ पिछड़ पिछड़ भी गया, थोड़ा सा इसके आयुर्वेद पीछे पिछड़ा। क्या कारण मानते हैं? कारण यही है कि देखिए हमारे देश ने काफी सारे आघात झेले हैं। मुगल कालीन समय की बात करो, उसके पहले काफी आयुर्वेद बहुत वो था। अगर हमने सुना हो कई प्रकार के चमत्कारों के बारे में, हमने सुना भी है। इवन देन जैसे मान लो किसी का सिर कटा तो उसका सिर भी दोबारा से जोड़ा गया। तो जब हम अध्यात्म की बात मानते हैं, भारतीय चिकित्सा की बात मानते हैं, तो हमें उन पर विश्वास भी करना पड़ेगा, पहली बात। जब हम मुगल कालीन में आए तो उसके पहले तक लोग सोना बनाने तक कला नहीं जानते थे। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहलाता था। बहुत ज्ञान और तप की भूमि थी भारत। ठीक है। मुगल कालीन समय में आयुर्वेद का काफी ह्रास हुआ। वो अपनी चिकित्सा पद्धति धीरे धीरे यूनानी डेवलप हुई, तो यूनानी आई। फिर अंग्रेजों के शासन में उन्होंने अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति को बढ़ाया। भारतीय चीजों को उन्होंने अपने आप धीरे धीरे निपटा, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। फिर कुछ काल गर्भ में काल कल्प जैसे चीजें बढ़ी, आगे बढ़ा, तो कई सरकारों का भी रुझान कम रहा, कुछ पब्लिक का भी इंटरेस्ट कम रहा, कुछ अच्छा, आयुर्वेद ये के जो। पब्लिक का जो आपने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में इलाज काफी धीरे होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी वही उसी स्पीड से इलाज होता है जिस स्पीड से अन्य किसी प्रथा में होता है। चक्कर होता है रोग के बारे में। रोग कई प्रकार के होते हैं। रोग एक्यूट भी होता है, रोग क्रोनिक भी होता है। क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज ले लीजिए आप। डायबिटीज में अगर आप एलोपैथी में इलाज लेने जाओगे, जीवन भर गोली खानी है। वो नहीं, कैसे मैं इसी स्टार्ट पे आ होगा? रहा था। आप शुगर में भी पीएचडी कर रहे हुए हैं और आप काफी विशेषज्ञ हैं शुगर। मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मतलब हिंदुस्तान की जो आबादी है वो मधुमेह कैपिटल बन चुका है एक बिल्कुल तरीके से बिल्कुल भारत। बिल्कुल, डायबिटीज तो कैपिटल बन गया इंडिया। आयुर्वेद के पास क्या इसका कोई अल्टरनेट है? क्या हम इस गोली से आयुर्वेद या जीवन शैली या लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करके इस गोली को हमेशा हटा सकते हैं, या इंसुलिन भी हटा सकते हैं क्या? देखिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि शुगर या डायबिटीज का कोई परमानेंट उपाय करना है, उपाय मतलब पूरे देश के दोनों पैथी के विद्वानों को बैठ के कोई उपाय करना है, तो आयुर्वेद विज्ञान और जीवन शैली के माध्यम से ही होगा। एलोपैथी बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन वो एक एक्यूट कंडीशन, एक इमरजेंसी कंडीशंस तक बहुत अच्छी है। लेकिन जब कोई चीज क्रोनिक होने जाने लगती है तो फिर हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। दूसरा, आदमी क्या करता है कि उसकी जीवन शैली में बिल्कुल बदलाव नहीं कर रहा है और उसको केवल एक गोली दे दो जिससे उसकी बीमारी ठीक रहे। वो जो गोली, जो केमिकल हम खा रहे हैं, उसकी कुछ ही लिमिटेशंस होती है, कुछ ही समय तक वो काम करती है। फिर उसकी डोज उसको ज्यादा चाहिए, क्योंकि आदमी ने अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज की। जी, मैं ये मना नहीं करता एलोपैथी काम नहीं करती, काम सब चीज करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, कहीं ना कहीं उनके दूसरे दुष्परिणामों की वजह से दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम एक पिछले 3 साल से डायबिटीज फ्री कोटा ऐसा एक अभियान चलाते हैं, जिसमें मैं कैंप भी करता हूँ। काफी पेशेंट्स आते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके दिन में 3 बार तो एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट चल रहा है, जिसे इंसुलिन बोलते जिसे टेबलेट्स बोलते हैं, हैं। और 2 बार 3 बार इंसुलिन भी चल रहा है, तो भी शुगर कंट्रोल नहीं है। ऐसे कई पेशेंट आए, तो उनको राहत मिली, है ना। कई ऐसे पेशेंट्स आए जिनको लेना ही नहीं है, साहब हमें अब तो एलोपैथी नहीं लेना, आयुर्वेद लेना है। आयुर्वेद दिया, सेम रिजल्ट है, सेम कंट्रोल है ना। और लेकिन मैं वही कहता हूँ कि आदमी को व्यक्ति से उसको भी प्रयास करना पड़ेगा। आयुर्वेद के साथ ऐसा नहीं है कि आप गोली खाओ फ्री हो जाओ ना। यहाँ आहार विहार और औषध, आयुर्वेद के आचार्य चरक ने क्लियर कट बोला है कि पहले आहार पे काम करो, फिर विहार मतलब लाइफ स्टाइल, और फिर औषध, तब जाकर मेडिसिन लो। ओके। तो ये तीनों काम करेंगे मतलब तो अपने किस को भी आयुर्वेद के साथ अपने को भी अपनी लाइफ स्टाइल तो चेंज करनी ही करनी ही पड़ेगी। पड़ेगी, तभी आयुर्वेद की दवा आपको बेटर रिजल्ट देगी। ओके। और निश्चित रूप से हमने कर किया है, की जा सकती है, नो डाउट। क्योर भी होता है कई लोगों का। इंसुलिन जो लेटर एज में जो चालू हुआ, कई लोगों का छूटता भी है, छूटा भी है, कई लोग वीडियो भी हैं। लेकिन बात वही है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा साथ के साथ, तो सब चीजें संभव है। एक चीज इसमें बहुत ज्यादा हो रही है, चल रही है, गेहूं। हम्म। गेहूं को हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जब से मान लीजिए हमारे यहाँ जो अनाज की शॉर्टेज थी, तो एक कृषि में रिवोल्यूशन आया और आने से गेहूं आया हमारे यहाँ पे। और गेहूं आते ही मुझे ऐसा लगता है कि आज शुगर आ गया।
और अब अपन थोड़ी देर बाद और भी एक चर्चा करेंगे कैंसर भी। तो लेकिन मैं अभी शुगर पे ही हूँ, तो क्या एक गेहूँ हम लोगों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, गेहूँ आपने बिल्कुल सही बोला, गेहूँ भारत का अन्न नहीं है। बिल्कुल भारत राइट। का अन्न मोटा अनाज था, जो अभी वापस से दोबारा से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया। आज भी गाँव में लोग खाते थे, तो गाँव के लोग कंपैरेटिवली कम बीमार थे, लेकिन अब गाँव में भी यही प्रथा शहरों की चली गई है, वहाँ भी शहरों की नकल हो रही है। गेहूँ एक ऐसा नहीं कह सकते नहीं खाना चाहिए, लेकिन गेहूँ ने वाकई में बहुत ज़्यादा नुकसान भारतीयों का किया है, क्योंकि हर चीज़ गेहूँ से हो रहा है। मैदा हो, रोटी हो, सुबह शाम रोटी, फिर रोटी भी हम पूरी पता नहीं कि कितनी खानी, क्या नहीं खानी, किस हिसाब से खानी, हाँ, मैंने उसको कैसे मैंने पचाना। कभी-कभी ये देखा कि जो मज़दूर है, जो मेहनत करता है, वो 8-8 10-10 रोटी भी खा लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपन जो फ़िज़िकली नहीं करते हैं, यदि वो 2 रोटी या 1 रोटी, 3 रोटी खा लेते हैं, तो उसको शुगर हो जाती है। बात वही लाइफस्टाइल की आ जाती है, आपने जो खाया आपको उसको पचाना है। और अगर गेहूँ को आप पचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पचा रहे हैं तो वो तो कहीं न कहीं जाके जमेगा, आपके लीवर में जाके जमेगा, आपको डायबिटीज़ भी दे सकता है, फैटी लीवर भी दे सकता है, सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। आपका फैट जमना चालू हुआ, आपकी बीमारियाँ शुरू हो गई। तो फैट जमने से रोकना है, तो उसका यही उपाय है कि फैटी चीज़ें जो फैट ज़्यादा देगा, कार्ब ज़्यादा देगा, जैसे गेहूँ, चावल, आलू, तेल, ऑयली चीज़ें, ये चीज़ें खा रहे हैं लोग बाग। या फिर जंक फूड, फास्ट फूड, जिसमें बहुत ज़्यादा या तो इस तरीके के केमिकल्स हैं जो टेस्ट बढ़ा देते हैं, लेकिन वो नुकसान, वो कैंसर की बात जो आती है, उनका मोटा कारण है। वैसे ही सब्जियों में आजकल कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है। वो कई प्रकार से आपने वॉश नहीं किया प्रॉपर, या प्रॉपर उसका निर्माण नहीं हुआ, तो भी वो कैंसर का कारण बन रहा है। तो गेहूँ नो डाउट नुकसानदायक हो रहा है इस समय साबित। तो उसको ट्रांसफ़ॉर्म करके खाना चाहिए, बदल-बदल के अनाज को खाना चाहिए। मतलब हम हमें मोटा अनाज पे शिफ्ट होना चाहिए, आपका बिल्कुल कहना होना है। चाहिए, मिक्स आटा जैसे खाना चाहिए। मोटा अनाज में क्या-क्या आएँगे जैसे आप? जैसे मोटा अनाज सबसे, अगर जैसे डायबिटीज़ की बात करें या मोटापे की बात करें या पीसीओडी, आजकल बच्चियों को बहुत तगड़ी समस्या चल रही है, आजकल बहुत ज़्यादा है। कैंसर की भी बात करें तो जौ, बाजरा, रागी, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं ज्वार। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ज्वार, मक्का, वो मैं थोड़ा-सा पीछे लेता हूँ, मक्का को और पीछे लेता हूँ। ओके। है मोटा अनाज, लेकिन थोड़ा-सा इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देख के बात करें, तो वो थोड़ा-सा पीछे लें। तो जौ, रागी, बाजरा और चना, ओके। ये मिक्स कर लीजिए। किसी को स्वाद का इश्यू तो थोड़ा बहुत गेहूँ मिला लीजिए, और नीम स्वाद का इश्यू तो वो अकेला उसको खा सकता है। एक इसी चीज में फल फ्रूट भी कई फल मना करते हैं कि ये फल नहीं खाना चाहिए, इससे डायबिटीज हो सकती है। लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था तो डॉक्टर और ये देख रहा था, तो उसमें बोल रहे फल सब खाने चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए अलग-अलग की थ्योरी है, अलग-अलग थ्योरी है। कुछ लोग आजकल जो नेचुरोपैथी वाले काम कर रहे हैं, कुछ लोग डीआईपी डाइट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो वो ठीक है, उनका कंसेप्ट अलग है। वो फल ही फल खिलाते हैं, वो अन्न नहीं खिला रहे हैं। ओके। तो फलों में जो शुगर होती है वो इतनी ज़्यादा शुगर को बॉडी में नहीं बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम स्पेसिफिकली, हमारे मरीज क्या करते हैं, सुबह उठे, उन्होंने चाय पी ली, बिस्किट खा लिए 2, है ना, फिर उसके बाद एक फल खा लिया, फिर कोई पोया उपमा नाश्ता कर लिया। तो कुल मिला के उसने बहुत सारा दिन भर का खाना तो सुबह ही के नाश्ते में ही खा लिया। तो इसलिए गड़बड़ वहाँ है। फल, अगर वो वहाँ फल खा रहे हैं तो फल भी नुकसान ही कर रहा है। आप अकेले खा रहे हो फलों को तो कोई नुकसान नहीं, कोई इतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला। आयुर्वेद का मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो सबसे बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी, जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। लेकिन जो आज का मैं देख रहा हूँ, तो डाइटिशियन हो या डॉक्टर, वो बोलते हैं कि आप थोड़ा-थोड़ा इसको 5 बार, 6 बार, 7 बार खाएँ। ये मैं पढ़ा तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया कि मतलब क्या चीज़ है वो? लेकिन मैंने ये देखा कि यदि कोई आदमी 2 बार खाता है या उपवास करता है, तो उसका सब कुछ सही रहता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या हो रहा है इंडिया में कि सोशल मीडिया का जमाना है। अब सोशल मीडिया पे किसी ने कह दिया कि ये ऐसे कर लो, 4 ये ले लो, 5 वो ले लो और आप ठीक हो जाओगे, वो फॉलो करने लग जाता है। जबकि आपके आसपास बहुत सारे अच्छे आयुर्वेद और एलोपैथ डॉक्टर हैं, आप उनसे पूछ के सलाह लेके कर सकते हैं। डाइटिशियंस का भी ऐसे ही है। तो जो बार बार खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, ये चीजें कंसेप्ट केवल कुछ एक डिजीजेज में है, ओके। कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज में आयुर्वेद के ऐसा। हिसाब से आयुर्वेद के हिसाब से तो नहीं है ऐसा,
लेकिन मॉडर्न की बात करें अपन, जैसे कोई इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, वहाँ इंसुलिन लगता है उसको, तो रिस्क रहता है कि इसका शुगर लो हो सकता है, बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है, और वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो वहाँ कुछ एक जगहों पे वो कहते हैं जहाँ डाइजेस्टिव कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी को क्या 2 टाइम खाना बिल्कुल चाहिए? 2 टाइम सफिशियंट है मैक्सिमम। अगर किसी का वो हो तो 3 चीज मैं बताता हूँ, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, बस ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। उसमें हमारा आयुर्वेद जैसे का नियम आजकल तो कहता है। शादियों में सिर्फ ब्रेकफास्ट चलता है, फिर लंच नहीं चलता नहीं है, फिर आईटी आ गई, ना 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 फिर ना, डिनर आ गई और ऐसा फिर ऐसा जोमेटो स्विगी सब है ही है। आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। सीधा सा कंसेप्ट है कि सुबह का नाश्ता बहुत बढ़िया करिए, जैसे राजा की तरह करिए, राजकुमार की तरह करिए, दिन का नाश्ता एक सिंपल आदमी की तरह करिए, और रात का आहार जो है वो बिल्कुल गरीब की तरह करिए। तो मैं तो जिससे मेरे पेशेंट्स को साफ कहता हूँ, अगर वो विलिंग है ठीक करने में अपने आप को, तो रात का खाना छोड़िए, सूप पे आ जाइए, फ्रूट्स पे आ जाइए, सलाद पे आ जाइए, कोई लिक्विड दलिया, राबड़ी, ऐसी कोई भी चीज, हल्का खाना। रात का खाना भी अगर हमारे आधे लोग छोड़ दें, इस तरीके से उसको चेंज करें, छोड़ना नहीं होता, चेंज करें, तो अपने आप ये काफी सारी बीमारियां, मोटापा वगैरह काफी कंट्रोल हो जाता है। एक रात का खाने का समय क्या बताएंगे आप? सूर्यास्त से पूर्व सबसे बढ़िया समय 6-7 बजे। जैसे हमारे जैन समाज के लोग करते हैं, देखिएगा आप, हमेशा पतले दुबले फिट रहते हैं, बहुत कम बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो वो एक बहुत चीज, अच्छा कंसेप्ट था। हमारे पुराने भारत में यही कंसेप्ट था। जब संध्या होती थी उसके पहले लोग खा जाते थे, 9-10 बजे लोग सो जाते थे, वो तो उनकी आधी रात हो जाती थी, और सुबह 4-5 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तो यही लाइफ स्टाइल है, यही दिनचर्या है। अब आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बुरा हाल अभी मैं आमिर खान का सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं जब फिल्में कर रहा था, पैसे कमा रहा था, तो मैं इतना बिजी था, लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पे उनकी पहली पत्नी से डाइवोर्स हो गया, सेकंड से भी डाइवोर्स हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे भी मेरी नहीं सुनते हैं, है। आज के बच्चे। तो मतलब उनको ऐसा लगा, लेकिन मतलब सब चीजें छूट जाती है, और उसी शरीर से अपन 60 की उम्र में उस शरीर से अपन सब कुछ मांगते हैं कि अब तू मुझे दे। लेकिन उस शरीर को जब 60 साल की उम्र में अपन ने उससे जो चाहे, एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज कहते हैं या वेयर हाउस कहते हैं, उसकी तरह यूज किया। बिल्कुल वाजिब तो बात। अब मैंने देखा तो हमारे शरीर के 2 दोस्त घनिष्ठ हैं, एक तो शुगर और एक बीपी। ये दोनों अब दोस्त बन चुके हैं। तो इन दोनों से, शुगर पे तो काफी चर्चा हो गई, ये बीपी से कैसे मतलब हम दोनों लोग दोनों हट सकते हैं? दोस्त नहीं, दुश्मन है ये। हाँ, जिनको दुश्मन ही मान जिनको लीजिए। जिनको आम जन ने दोस्त बना लिया, कहा ठीक है हाँ, गोली उनकी खा लो गोलियां मस्त खाते हैं और रहो। दोस्त हैं वो। तो होता वही है कि 100 में से 30-40 मरीज ठीक चल रहे होते हैं, वो गोली खाई ठीक है, वो ओके है, क्योंकि उनका शुगर था ही नहीं, डायबिटीज था ही नहीं उनको, वो शुगर कहीं ना कहीं से एक डायग्नोस कर दिया, उनको गोली पकड़ा दी, वो ठीक है। ऐसे कई पेशेंट आते हैं, हम गोली छुड़ाओ, कुछ छोटा मोटा दो, वो ठीक रहता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती गोली वोली की। तो एक आदत पड़ गई, गोली खाओ, अपना नॉर्मल जीवन जीते रहो, ठीक है। अब क्या कह रहे थे आप अभी, जैसे मैं यही पूछ रहा था कि बीपी की गोली से कैसे बीपी का, निजात पाया जाए? बीपी की गोली का निजात का वही तरीका है कि बीपी हो क्यों रहा है, यही आपका सबसे बड़ा चीज है, स्ट्रेस। आज के जमाने में मॉडर्न साइंस भी आजकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज, सारी तो सर, डिजीज जैसे इस। भाग दौड़ की जिंदगी है, हम्म, पैसा कमाना है, ईएमआई चुकानी ये है, तो वही खर्चे तो के इतने आमिर खान साधन। का एग्जाम्पल दे रहे हो ना, तो आमिर खान से सबक लो कि भैया हर चीज पैसा नहीं है, सुकून भी चाहिए जीवन में, अपना जो जितना चाहिए उतना कमा लो, उससे डबल कमा लो, लेकिन एक बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और एक माइंड को रिलैक्स करना। लेकिन ये दिल मानता नहीं है ना नहीं सर। मानता, मानता कई लोगों का मानता है, जिनका नहीं मानता। अभी हमारा कल परसों एक पेशेंट आया था, मतलब पिछले 15 दिन पहले, उनको डायबिटीज हो गया अचानक, सर बीपी बढ़ गया बहुत तेज। डॉक्टर साहब को दिखाया होगा उन्होंने, दवा ववा दी, फिर वो हमारे पास आ गए, साहब ये है स्थिति। हमने उनको ये कहा, ये कहा, और उनको एक ही शब्द बोला मैंने कि आपकी कोई बीमारी नहीं, केवल स्ट्रेस आपकी बीमारी, तनाव। कहा साहब वो तो रहता है, मैं कोई ये प्रॉपर्टी वाला नया धंधा करता हूँ। 15 दिन बाद वो आया कि साहब मैं बिल्कुल ओके हूँ, कोई बीपी पे सब नॉर्मल, शुगर नॉर्मल है, मैंने वो धंधा ही छोड़ दिया, मैं कुछ और करने लग गया, अब स्ट्रेस नहीं है मेरे को। तो मतलब स्ट्रेस एक इतना बड़ा फैक्टर है कि वो आपको कई प्रकार की बीमारियां दे जाता है। आजकल तो सर हम देख रहे हैं कि अब कोटा एजुकेशन सिटी है, और एक तरीके से काशी कहा जाता है शिक्षा की। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। यहाँ के बच्चों में देख रहे हैं हम, इतना स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस से एक अंतिम अपने मतलब खुद की काया को, शरीर को ही नष्ट कर रहे हैं,
मतलब आत्महत्या तक कर रहे हैं। वो मतलब गलत कर रहे कितना हैं, स्ट्रेस है। वो गलत कर रहे हैं। तो वो ये एक्चुअली स्ट्रेस उनको कैसे कम करें? उनको माँ बाप को ही करना है फोकस। माँ बाप का क्या होता है, कई बार एक इच्छाएं बढ़ जाती है माँ बाप की। दूसरा, बच्चों का खुद एक मन में एक कंपटीशन सा बना लेता है कि मुझे तो इसको क्रैक करना है। तो वो एक मानसिक दबाव प्लस कुछ एक चीजें अलग से सोसाइटी में चलती रहती हैं। बच्चे जैसे अकेले रह रहे हैं, कोई उनको साथ संग ऐसा मिल गया, कुछ अलग टाइप के आजकल बहुत ज्यादा अफेयर्स वाले ऐसी चीजें भी चलती हैं। तो जरूरी नहीं है वो एक ही स्ट्रेस हो, उसको कुछ कोई दूसरा स्ट्रेस भी उसको इसका कारण बना सकता है। तो बच्चों पे माँ बाप को निगरानी नहीं छोड़नी चाहिए, उनको साथ में रखना चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा बिना उनको काउंसलिंग किया जा सकता है, उनका तनाव हटाया जा सकता है कि भैया जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे माँ बाप लेके आते हैं, 2 बच्चों की तो सुसाइड रोकी है हमने, आपने बिल्कुल रोकी है। वो तो अपने को खुद को मतलब बख्शे में, जैसे आपने उनसे बात की होगी तो हाँ, मतलब वो क्या तो कारण था बिल्कुल जो वो डरा कर रहे हुआ थे? खत्म है एकदम। बच्चा अच्छा। ऐसा आया था वो, और उसके पिताजी बता रहे थे कि रात को बक्से के अंदर बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से हमने निकाला। बक्से के अंदर? हाँ, फिर उसको हमने उसको एक ही चीज समझाई कि तेरे लिए भगवान ने जरूरी नहीं आईआईटी सोच रखी है, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, बस आपको मेहनत करना है। अगर इस डायरेक्शन में आप सफल नहीं हो रहे हो, आप डायरेक्शन बदल लो। हो सकता है कि आप इससे बड़े बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर से बड़ा कलेक्टर होता है ना। होता ही। तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने को, जरूरी नहीं तुम्हें यही करनी है। तो उसको समझ में बैठा, उसने तुरंत वहां से हटा, दूसरा बीएससी का कोर्स किया, अभी ओके। तो बच्चों की काउंसलिंग जरूरी है। कई बार बच्चा कैपेबल नहीं होता है और माँ बाप जबरदस्ती उसको दौड़ा रहे हैं, डॉक्टर बन जाओ। आजकल कंपटीशन इतना हो गया कि बच्चा नंबर नहीं ला पाता। कितनी हाई परसेंटेज आ रही है इस बार नीट का एग्जाम, देखा आपने? हाँ, कितने मतलब टोटल 100% टू 100% बहुत सारे। 630 नंबर्स पे भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है। तो बच्चा एक डिप्रेशन में आएगा ही सही। सबका एक लेवल होता है, सबका लेवल वैसा तो होता नहीं है। आयुर्वेद में भी बच्चे पढ़ने आते हैं? खूब सारे कॉलेज चल रहा है, क्या हमारा कॉलेज, हम उसी में है प्रोफेसर। नहीं, मैं एक ऑल ओवर इंडिया वाइज बोल रहा हूँ। हाँ, आजकल तो बच्चों का रुझान है इस आयुर्वेद के बार प्रति? इस बार बड़ा चमत्कार रहा कि 650 के अबोव वाले बच्चों ने भी इलेक्टिवली आयुर्वेद चुना। ओके। जो एमबीबीएस करना चाहते हैं उन्होंने बीएमएस चुना इलेक्टिवली, कि मुझे तो बीएमएस जाना है। तो ऐसे है बच्चे भी फ्यूचर है बिल्कुल फ्यूचर ब्राइट है। आयुर्वेद में? आयुर्वेद में बिल्कुल मेहनत करनी है, काम करना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, सारी चीजें एक सीखनी। बार मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे एक चीज की आपने जानकारी दी मुझे, वो मुझे काफी आश्चर्यचकित लगी कि जो डॉक्टर रहता है उनसे हम ज्यादा वार्ता नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ पूछता है हाँ क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है, ठीक है गोली लिख दी और आप जाइए। लेकिन आयुर्वेद अपने पेशेंट से काफी बात करता है, उससे पास्ट पूछता है क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, आपको तकलीफ क्या है, क्या खा रहे हो, क्या मतलब एक क्या भी। तो आपने कहा कि हमें मेडिसिन उसके हिसाब से तैयार करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि एलोपैथिक की तरह सबको एक ही तरह से हम बिल्कुल बिल्कुल, मेडिसिन ये दे दें। आयुर्वेद में एक यही चुनौती है आयुर्वेद में, यही चीज उस आयुर्वेदज्ञों को एक अच्छा चिकित्सक बनाती है। यहाँ पर हमारे आचार्य चरक ने लिखा है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग औषध है उसी बीमारी के लिए। ओके। किसी को बुखार आया तो जरूरी तो नहीं मेरा महीने, बुखार अलग हो सकता है, आपका बुखार बिल्कुल अलग हो अलग हो सकता है। सकता है, भले एलोपैथी के हिसाब से दोनों को वायरल हो, चाहे लेकिन हो दोनों का दोनों का टेम्परेचर वायरल 104 आ रहा हो। बिल्कुल आ रहा अच्छा। हो। आपकी प्रकृति, जो ओके। आपके अंदर जो दोष, वात पित्त कफ, मेन 3 दोष है, इसके आधार पे चलता है। उन्हीं को समझने के लिए उसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई बुखार आया पैरासीटामोल खा लो, ऐसा नहीं होता है। उसका पूरा जानना पड़ेगा, बुखार के कई कारण हो सकते हैं। और कौन सी हमारे यहाँ, जैसे वहाँ पैरासीटामोल है, हमारे यहाँ 50 प्रकार की दवाइयाँ जो बुखार उतारती हैं, कौन मैं सी देनी है? उसी पे आ रहा ये था बड़ा कि टेढ़ा मामला है। पैरासीटामोल तो पेन किलर है, बुखार, हाँ, एंटीपायरेटिक और पेन एंटीपायरेटिक किलर है, बोल और सकते हैं। बाद में कहते हैं कि इससे किडनी भी पे भी असर करता है, सभी चीजें नहीं, मतलब। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा किसी भी दवा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। उनका एक मिसयूज और एक प्रोलॉन्ग यूज, वो चीजें हार्मफुल होती है। ओके। ऐसा नहीं होता कि आज पैरासीटामोल खाए कल किडनी खराब, ऐसा नहीं होता। नहीं, एक लॉन्ग टर्म एक तक। बिना डॉक्टर की सलाह के यूज करना और एक लॉन्ग टर्म तक यूज करना, वो निश्चित रूप से आपके लीवर को निपटा सकती है, निश्चित रूप से निपटा सकती है। एक मैं चीज अब आ रहा था कि एक हम भारतीयों को, मुझे ऐसा लगता है कि पानी पीने का तरीका भी हम नहीं जानते। मैं हाँ, आपको जैसे बताऊं कि मैं कुछ साल पहले चाइना गया था, तो मैंने वहां देखा लोग बाग सारे गर्म पानी पीते हैं।
और हमारे यहाँ जगह जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं, सरकार लगाती है, स्वयंसेवी संस्थाएं लगाती है, और हम लोग ठंडे पानी के लिए बोलते हैं आप पीजिए पीजिए, लेकिन मैंने वहां देखा कि आदमी गर्म पानी पीता है। तो एक पानी पीने का एक क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, अपने यहाँ क्या है कि तीनों प्रकार की ऋतुएं अच्छे से पड़ती है भारत में। विदेशों को वो नसीब नहीं है, वहाँ लगभग एक समान टेम्परेचर रहता है जनरली। तो भारत में एक तो आचार्यों ने जो बताया, ऋतु अनुसार पानी पीना चाहिए। ठंडा मौसम में आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, गर्म मौसम में आपको ठंडा पानी पीना चाहिए, लेकिन फ्रीज वाटर कूलर का नहीं, मटके का, ऐसा आचार्यों ने बताया। तो उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब होता क्या है कि व्यक्ति पानी पी रहा है तो पानी पीने का नियम भी नहीं पता ना, कितना पानी पीना है हाँ, ये भी नहीं ये भी नहीं पता लोगों को। और खाने का तो बिल्कुल ही पता नहीं। कई लोग कहते हैं खाने के बाद पीना है, खाने के पहले पीना हाँ, है, एक नहीं बहुत पीना है, क्या कंफ्यूजन करना है ये। है ना। तो इसमें क्या है कि देखो, पेशेंट आता है, साहब मैं तो 1.5 घंटे बाद पानी पीता हूँ खाना खाने के, फिर भी मेरे तो पेट भारी रहता है। आचार्य चरक ने कहा है कि आपका जो स्टोमक है उसके 4 पार्ट कर दीजिए, 4 डिवीजन। ओके। 2 डिवीजन में आपको आपका खाना खाना है, एक डिवीजन में पानी पीना है, एक को खाली छोड़ना है, ताकि वो मूवमेंट कर सके, दोष जो है उनको पचा सके, उसको मूवमेंट करा सके। होता क्या है, चारों पार्ट अपन खाने से पड़ते हैं, फिर पानी पीते हैं, तो क्या हाल होगा, पेट फूलेगा, सारी चीजें होंगी, इनडाइजेशन होगा। तो ये नियम समझना है सबको। पानी आप भले खाना सामान्यतः पानी का जो नियम बताया वो धीरे धीरे कम मात्रा में बीच बीच में भी पी सकते हैं, भोजन के बीच में भोजन कम के बीच मात्रा में। में कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में पिएंगे डाइल्यूट कर एक देगा। मैंने ये भी सुना था कि मतलब अंदर पेट में वो ज्वाला टाइप जलती है और वो खाने को पचाती है। वो हाँ, डाइजेस्टिव फायर उसे बोलते हैं, उसी की वजह से खाने का पाचन होता है, जिसे अपने पाचक पित्त बोलते हैं। ओके। आग जलना तो एक थोड़ा सा देशी भाषा में बहुत बड़ी टर्म हो जाएगा। ये एक प्रकार के, जैसे मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करोगे तो जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो खाने को पचा रहे हैं, दैट इज पित्त दोष। पित्त दोष। वही पित्त है जो उसको पचा रहा है खाने को। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे उसकी, पानी की। तो जिसको जैसे कई बार होता है कि पानी मोटा होना है, किसी को पतला होना है, तो जिसको पतला होना है, जो मोटापा है, तो आप खाने के पहले पानी पी लीजिए। उसका कंसेप्ट ये है कि आप खाना कम खा पाओगे। जिसको कितनी देर पहले पिए पानी खाने से? साथ में पी लीजिए। अगर बात उसका कंसेप्ट ये है कि भाई मैं खाना कम खा पाऊँ, पानी पी लीजिए थोड़ा। बाकी सबसे बेस्ट है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, और एक पार्ट पानी के लिए खाली रखिए, तो आप साथ के साथ पी सकते हैं। उतना एक पार्ट पानी पीना है, आप कभी भी पी लीजिए, कोई इशू नहीं। अच्छा, एक पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम नॉर्मली बात करें तो 2.5 से 3 लीटर पानी होना ही होना चाहिए। जैसे अपन एक गिलास कहें तो कितने गिलास आठ हो से गए? दस 10-12 8 से गिलास, 10 10 से गिलास। 12 बोल सकते हैं, 10 गिलास एवरेज और मान लीजिए। एक हम देखते हैं यूं गटक 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 नहीं करके नहीं, पी जाते धीरे हैं। धीरे घूट घूट पानी पीना चाहिए, उसका रस लेते हुए पानी पीना चाहिए। अमृत है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए 70% लगभग है पानी शरीर में, है ना। और गुनगुना पीना चाहिए कि कैसा पीना चाहिए? अकॉर्डिंग टू वेदर। वेदर। लेकिन ठंडा पानी फ्रीज और उनका नहीं, नॉर्मल मटकी का पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर किसी के कफ की बीमारी है, अब उसके हमेशा ही जुकाम खांसी रहता है, एलर्जिक पर्सन है, अब वो फ्रिज का पानी पी रहा है तो वो नुकसान करेगा। एक सर मैं आ रहा था कि तेल पे, जो चाहे सरसों का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, जो कि हम लोग हर चीज तेल से करते हैं, और कोटा फेमस है कचौरियों के लिए। तो खूब कचौरियाँ लोग बाग यहाँ खाते हैं, और वो तेल पता नहीं कब कब यूज होता है और कब उससे क्या होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये पढ़ा था कि तेल में तो कोई स्वाद नहीं है, फिर भी हम लोग तेल क्यों यूज करते हैं? नहीं, तेल में बहुत स्वाद है सर, तेल में हर स्वाद होता है, गजब स्वाद होता है। नहीं, इनके रस मैं होते ऐसा हैं नहीं बोल आयुर्वेद रहा, के वो अनुसार। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप यूं तेल को लेके यदि चखेंगे ना, हाँ, टेस्ट तो आएगा, उसमें टेस्ट नहीं कुछ होता चीजों ऐसा। में टेस्ट आएगा, कुछ में नहीं आएगा। अच्छा। मैं बताता हूँ, देखिए उसमें तो अपन बाद में जाएंगे, पहले मैं इस पे जाता हूँ कि लोग कहते हैं कि साहब वो तो 3 कचौरी दिन भर में खा जाता है, उसको तो हाँ कुछ नहीं ये होता। हाँ, ये बात मैं तो तो है। आधी कचौरी खाता हूँ, मेरी तेजी तेजी हो जाती है। तो बात वही है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर कैसी है, वही जो आग की बात आप कर रहे थे, आपकी मेहनत कैसी है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, पचा पाने की क्षमता है कि नहीं है। जिसकी होगी वो खाएगा, वो कोई सा ही खाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कोई सा ही खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी पचाने की क्षमता होनी चाहिए और क्वांटिटी। ठीक है,
अब तेलों की बात करें, जो कचौरी समोसे की बात की आपने, हालांकि ठीक है, ऑन कैमरा है अपन, लेकिन जो तेल बार बार प्रोसेस्ड हो रहा है, उबाला जा रहा है, वो जहर बन रहा है, उससे बचना चाहिए निश्चित रूप से। बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां जो है, वो एक बार ही फ्राई करती, फिर उस तेल को हटा देती, फिर नया तेल लेती। इसमें एक कंसेप्ट चीज है, यही ठीक है। तो तेल को भी चेंज कर करके खाना चाहिए हमें। बिल्कुल चेंज करके खाना चाहिए। अपने यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे तेल, अपने यहाँ तो तिल तेल, अलसी तेल, नारियल तेल और मूंगफली तेल, सरसों तेल, बहुत सारे तेल कई है। लोग हैं जो एक ही तेल वो यूज गलत है, करते रहते हैं। कंसेप्ट गलत है। हाँ, सरसों का तेल अपन खा सकते हैं रेगुलर, लेकिन चूंकि गर्मी में थोड़ा गर्म होता है वो, तो वहाँ अपन टर्न कर सकते हैं मूंगफली वगैरह से, या फिर तिल का तेल सर्दी में वो खा सकते हैं, बहुत अच्छा है बल के लिए।